हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे पर चर्चा करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये प्रश्न पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। रुधिर को लाने ले जाने वाली नलियाँ क्या कहलाती हैं? तो रुधिर को लाने ले जाने वाली नलियाँ रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं। इन रुधिर वाहिनियों के जरिए ही रुधिर हृदय से शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से हृदय तक आता है। नेक्स्ट है, रुधिर वाहिनियों के नाम क्या होते हैं? तो रुधिर वाहिनियों के नाम धमनी, शिराएं और केशिका होते हैं। फुफ्फुस धमनी में कैसा रुधिर बहता है? तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये फुफ्फुस धमनी ही ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी को हम पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है? तो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियां ले जाती हैं। वहीं अगर शरीर से पूछा जाए कि शरीर से हृदय तक कौन ले जाता है, तो उनको फिर शिराएं ले जाती हैं। धमनियों में रुधिर का दाब क्या कहलाता है? तो ये रुधिर दाब कहलाया करता है। ठीक, धमनियों में रुधिर जिस दबाव के साथ बहता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब मापक यंत्र क्या होता है? तो रुधिर दाब मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राकुंचन रुधिर दाब कितना होता है? तो प्राकुंचन रुधिर दाब 120 mmHg होता है। इसको हम मिलीमीटर पारा कहते हैं। अनुशिथिलन रुधिर दाब कितना होता है? तो अनुशिथिलन रुधिर दाब 80 mmHg होता है। अब पूछा जाता है कि मूल दाब किसे कहते हैं? तो मूल दाब, मूल माने जड़ होता है, मतलब जड़ों में उत्पन्न दाब। तो यहाँ पर परिभाषा है कि जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न दाब, जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न दाब मूल दाब कहलाता है। फिर पूछा जाता है कि बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और किसमें पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जब रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, कहने का मतलब है कि रुधिर जब नलिकाओं में बहता है तो इसे हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और अगर रुधिर नलिकाओं में ना बहे, एक जगह पर पहले इकट्ठा रहे फिर वहीं से पूरे शरीर में संचरित हो, तो इसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र किस में मिलता है? मानव में मिलता है और केचुआ में मिलता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में मिलता है? काकरोच में मिलता है और मकड़ी में मिलता है। नेक्स्ट है, रुधिर के कार्य। तो रुधिर क्या क्या कार्य करता है? पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन मतलब पोषक पदार्थों का भी परिवहन करेगा और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगा। यह ताप नियमन करता है, मतलब रुधिर के द्वारा ही शरीर का ताप मेंटेन बना रहता है। नेक्स्ट है, रोगों से सुरक्षा होती है, मतलब रुधिर रोगों से सुरक्षा करता है। और गैसों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन जैसे CO2 का और O2 का परिवहन रुधिर के द्वारा ही होता है। अब धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं लेकिन शिराओं में कपाट होते हैं। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। वहीं पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन किसके लिए आवश्यक होता है, ये पूछा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन रसारोहण के लिए आवश्यक होता है। रसारोहण क्या होता है? रसारोहण का मतलब है कि पानी का पौधों में पत्तियों तक पहुंचना,
यह रसारोहण कहलाया करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि। और वायवीय भाग जो होते हैं वो मुख्यतः पत्तियां होती हैं। तो पौधों के पत्तियों से या फिर पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। वृक्क की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं ये वृक्क? तो ये वृक्क जो कशेरुक दंड होती है उसके इधर उधर स्थित रहा करते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। अच्छा, वृक्क काहे का बना होता है? तो वृक्क जो होता है वो वृक्क नलिकाओं का बना होता है, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका एक ही चीज होती है। इसे हम उत्सर्जन की इकाई भी मानते हैं नेफ्रॉन को। बोमैन संपुट भाग है, मतलब बोमैन संपुट किसका भाग होता है? तो वृक्क नलिका में बोमैन संपुट पाया जाता है। ये कप के आकार की रचना होती है। यकृत संश्लेषित करता है, मतलब यकृत किसको बनाता है? तो यकृत यूरिया को बनाता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण हुआ करता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से हटाना क्या कहलाता है? हानिकारक पदार्थों को शरीर से हटाना उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? जैसे अमीबा है, तो इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? सरल विसरण के द्वारा होगा। मानव शरीर के अन्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग तो वृक्क होगा। और उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो यकृत है, त्वचा है, फेफड़े हैं। यकृत से क्या निकलता है? तो यकृत से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकलता है। त्वचा से क्या निकलता है? तो त्वचा से पसीना निकलता है। और फेफड़ों से क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। वहीं अगर पूछ ले वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो डी, ई, के, ए। या तो आप इसको ऐसे याद रखें कि जल में घुलनशील विटामिन बी, सी हैं, इसके अलावा जो बचते हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, पर्णहरिम और प्रकाश ये आवश्यक होते हैं। और इन्हीं से मिल करके जब भोजन बनता है तो उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह हरे पौधों में प्रक्रिया पाई जाती है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? भोजन का निर्माण पत्ती में होता है, इसलिए पत्ती को रसोई घर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O गोज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये हरित लवक के ग्रैना भाग में होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना भाग में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। और रंध्र कहाँ होंगे? तो ये पत्तियों में होते हैं। वायु प्रदूषण कम करती है, मतलब वायु प्रदूषण को कौन कम करती है? तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया है जो वायु प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाता है भोजन को बनाने में।